हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीसरी यूनिट चल रही है, आज उसके चौथे नंबर के लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, मतलब इससे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। किसकी बात करेंगे? स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या होती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इसके बारे में मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। ठीक है ना, कि स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की क्या जरूरत पड़ गई जिसकी वजह से इसको हम पढ़ते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जब मैंने आप लोगों को यूनिट सेकंड पढ़ाई थी यूट्यूब पर, आप लोगों को पता, मैं सेकंड यूनिट का बार बार मैं डिस्कशन कर रहा हूं। सुन लो जितने भी स्टूडेंट इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सेकंड यूनिट को जो यूट्यूब पर पढ़ी है, टाइम निकाल निकाल के भैया आप उन लेक्चरों को क्लियर कीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, जब मैं सेकंड यूनिट को स्टार्ट करूंगा तो मैं 16वें नंबर के लेक्चर से करूंगा। 15 लेक्चर वहां पर पड़े हुए हैं, क्योंकि तुम सोचो यार एक बात, ये मैं हर वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ कि 15 दिन हम उसमें खराब करेंगे। आप बताओ 15 दिन, और ऐसी बात है नहीं कि मैं वहां पर कुछ बोल गए यहाँ पर कुछ बोलूंगा, वही सारी चीजें बोलूंगा, तो वो 15 दिन हम क्यों खराब करें। इसलिए आप टाइम निकाल निकाल के वहां पर वो 15 लेक्चरों को क्लियर कीजिए। ठीक है ना, इसलिए जब भी हम सेकंड लेक्चर की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? 16वें नंबर की लेक्चर की। मैं हर वीडियो में हर लेक्चर में इस बात को बोल रहा हूँ, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग उस यूनिट को क्लियर करते रहेंगे। ठीक है ना, एक दिन आज कर लिया, कल कर लिया, इस तरीका से निकाल निकाल के आप वो 15 लेक्चरों को क्लियर कर लो। आपको सिर्फ देखना है, देखते ही क्लियर है लेक्चर यार, उनमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, अच्छी तरीका से जानते हो, क्योंकि एक बार तो आप पहले देख चुके हो, एक बार और देख लो, जिससे वो दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जब मैंने आप लोगों के लिए यूनिट सेकंड पढ़ाई थी तो वहां पर दो शब्दों की बात हुई थी, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। तो आप लोगों को पता है कि बीबीटी सिद्धांत की कमी थी। बीबीटी सिद्धांत की क्या कमी थी कि बीबीटी सिद्धांत इस बात को नहीं बता पाया कि कौन कौन से लिगेंड तो प्रबल है और कौन कौन से लिगेंड दुर्बल है, और जो प्रबल लिगेंड है तो वो प्रबल क्यों होता है, और जो दुर्बल लिगेंड है तो वो दुर्बल क्यों होता है। मतलब जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो वो स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, और जो वीक लिगेंड होता है तो वो वीक क्यों होता है। इसके बारे में आप लोगों को पता, बीबीटी थोड़ी नहीं बता पाई। अब यहाँ पर स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी इस चीज को बताएगी कि कौन कौन से लिगेंड तो प्रबल होते हैं और कौन कौन से लिगेंड दुर्बल होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एक सीरीज दी गई थी। ठीक है ना, एक सीरीज दी गई थी, उसमें ऑर्डर लिखा हुआ है आपका प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंडों का। एक ऑर्डर बना हुआ है बढ़ता हुआ, जिसको इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलोगे आप लोग। ठीक है ना, वो बढ़ता हुआ ऑर्डर या बढ़ता हुआ क्रम आप लोगों को क्या होगा, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के जितने भी लिगेंड है उनकी बात करेगा, और जो सीरीज बनेगी उसी सीरीज को हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रो रासायनिक सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है ना, तो इस पूरे टॉपिक की मैं 100 बातों में से एक बात बता देता हूं कि आखिरकार ये टॉपिक बोलना क्या चाहता है। ये टॉपिक इस बारे में बात करेगा कि जो लिगेंड प्रबल होते हैं, जो लिगेंड दुर्बल होते हैं, तो एक सीरीज में उनको व्यवस्थित कर रखा है, सीरीज में उनका एक अरेंजमेंट बना रखा है। ठीक है ना, कौन से क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक ऑर्डर बना रखा है। इस ऑर्डर को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो किसकी बात करेगा, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंडों की, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंडों की। ठीक है ना, ये तो मैंने इस टॉपिक की 100 बातों में से एक बात बता दी। ठीक है ना, आज के इस पूरे लेक्चर का मतलब यही होगा कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम किसकी बात करेंगे, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। ठीक है ना, जैसे मेरा लेक्चर क्लियर होगा आपका अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि आखिरकार स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी होती क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है। ठीक है, एक बात तो आपके क्लिक हो गई। क्या आगे यहाँ पर हम किसकी बात करने वाले हैं, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंडों की, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंडों की। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या पहला, अब मैं टॉपिक को थोड़ा जीरो लेवल से लेता हूं, बिल्कुल शुरू से लेता हूं, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। आप लोगों को पता है, जब मैंने यूनिट आप लोगों को सेकंड पढ़ाई थी, जब मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री पढ़ाई थी मैंने आप लोगों के लिए यूनिट सेकंड, तो आप लोगों को पता है कि वहां पर मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री चली थी। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं, बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी फाइनल ईयर में जो ज्यादातर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो किसकी होती है, मेटल और लिगेंड की। मतलब ज्यादातर बीएससी सेकंड ईयर में और बीएससी फाइनल में हम जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में, वो कौन सी पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जैसे मैं बीएससी थर्ड ईयर की बात कर लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, तो बीएससी थर्ड ईयर में आपको पता है पहली यूनिट कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड थी, दूसरी तो कंप्लीट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थी, और आपको पता है जो तीसरी यूनिट है वहां पर भी कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, चौथी यूनिट होगी उसमें भी कोऑर्डिनेशन की बात होगी। मतलब जो आप लोगों की 5 यूनिट है ना, उनमें से 4 यूनिट तो हम किसकी पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की पढ़ेंगे। आगे नहीं बात समझे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तभी तो बोलते हैं कि कंपटीशन के अगर आधार पर देखा जाए तो जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आप लोगों का। और बीएससी सेकंड ईयर में भी आप लोगों ने देखा था, पहली आपकी यूनिट थी वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 3D की सीरीज थी, दूसरी यूनिट का तो नाम ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, तीसरी आपकी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड थी, वो भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड थी। ठीक है ना,
चौथी यूनिट आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन थी, वो थोड़ी डिफरेंट थी। फिर 5वीं यूनिट एसिड और बेस, वहां पर भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात हुई। तो आप लोगों को पता है जो आपकी बीएससी सेकंड ईयर थी वहां पर 5 यूनिट थी, तो 5 यूनिट 4 यूनिटों में वहां पर किसकी बात हुई थी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात हुई थी। और यहाँ पर भी आप लोगों को पता 5 यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिनमें से 4 यूनिटों में तो सिर्फ किसकी बात चलेंगे, हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, मतलब उपसहसंयोजक यौगिकों की, जिनके अंदर कौन सा बंध होता है, उपसहसंयोजक बंध, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो चलो कर लेते हैं हम बात, और इसकी तो हम आपको पता हर लेक्चर में बिल्कुल बीएससी सेकंड ईयर में लो, बीएससी थर्ड ईयर में लो, हर जगह पे मेटल लिगेंड मेटल लिगेंड मेटल लिगेंड। और अब आपको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, आप लोग समझ गए होंगे मेटल और लिगेंड के बारे में मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्योंकि वो ये ना हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि मेटल लिगेंड, तो समझ गए होंगे क्या बात बोलने वाला हूँ। भैया वही बात बोलने वाला हूँ जो अब तक बोलते आए, क्या मेटल और लिगेंड के बीच में जिस बंध का निर्माण होता है, जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो बॉन्ड अपना कौन सा होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है ना, वो बॉन्ड कौन सा होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिनमें लिगेंड इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लेने वाली होती है। ठीक है ना, लिगेंड को हम देने वाली होती है तो इलेक्ट्रॉन दाता बोलते हैं, और धातु मेटल इलेक्ट्रॉन लेने वाली होती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन ग्राही बोलते हैं। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन डोनर, और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है ना, बात आप लोगों को समझ में आ गई। और मेटल और लिगेंड के बीच में जिस बंध का निर्माण हो रहा है, जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, उस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मतलब उपसहसंयोजक बंध। तो इस बॉन्ड को हम कौन सा बंध बोलेंगे, उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो आप लोगों को पता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो लिगेंड की कौन सी कक्षक भाग लेती है, भरी, और मेटल की कौन सी कक्षक भाग लेती है, खाली। मतलब लिगेंड की कौन सी कक्षक भाग लेती है, भरी कक्षक भाग लेती है, भरी कक्षक मतलब फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होती है। और मेटल की कौन सी लेती है, वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब खाली कक्षक, खाली कक्षक भाग लेती है। खाली कक्षक मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, खाली कक्षक मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, और ये भरी कक्षक मतलब फील्ड ऑर्बिटल। चलो ये बात तो हम लोगों के शुरू से पढ़ता है, तो ये चीज तो हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात, मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई, क्योंकि स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी का टॉपिक चल रहा है, तो कॉमन सी बात है, लिगेंडों की बात होने वाली है। ये आपके लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, दो, आपके प्रबल लिगेंड हो सकते हैं और आपके दुर्बल लिगेंड हो सकते हैं। मतलब ये लिगेंड अपने कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो, ये आपके प्रबल लिगेंड भी हो सकते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी हो सकते हैं, और आपके दुर्बल मतलब वीक लिगेंड भी हो सकते हैं। दुर्बल लिगेंड भी हो सकते हैं, मतलब आप लोगों के वीक लिगेंड भी हो सकते हैं। उसी तरीका से आप लोगों को पता है मेटल या तो किस सीरीज की हो सकती है, 3D की हो सकती है, या फिर किसकी हो सकती है, 4D की हो सकती है, या फिर किसकी हो सकती है, 5D की। 3D सीरीज आप लोगों को पता है कहां से कहां तक जाती है, 21 से 30 के जो एलिमेंट होते हैं वो 3D के होते हैं, 39 से 48 के जो एलिमेंट होते हैं वो किसके होते हैं, 4D के, और 57 उसके बाद 72 से लेकर 80 के जो एलिमेंट होते हैं वो किसके होते हैं, 5D सीरीज के। चलो इन सारी चीजों के बारे में जो मैंने अभी डिस्कशन किया, इन चीजों को आप पहले से बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। अभी उस टॉपिक की बात चल रही है, इसलिए मुझे यहाँ पर डिस्कशन, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, जहां जहां पर मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री की बात चलेगी वहां पर मैं सारी चीजों का डिस्कशन करूंगा। आगे बात सुनिए, जब मैं आप लोगों के लिए यूनिट 4 पढ़ाऊंगा तब भी वहां पर बात करूंगा, वहां पर भी मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री है। यूनिट आपकी जो 4 है वहां पर भी मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री की बात होगी, तब भी इन सारी चीजों का डिस्कशन करूंगा। जब मैंने आपको पहली यूनिट पढ़ाई थई वो HACCP थ्योरी वाली, वहां पर भी इस चीज का डिस्कशन किया था। जब मैंने आपको दूसरी यूनिट पढ़ाई थी तो वहां पर भी मैंने इसका डिस्कशन किया, और जब तीसरी यूनिट पढ़ा रहा हूं तो यहां पर भी इस चीज का डिस्कशन कर रहा हूं, और जब मैं आप लोगों को चौथी यूनिट पढ़ाऊंगा तब भी वहां पर इस चीज का डिस्कशन करूंगा। ठीक है ना, बीएससी सेकंड ईयर में भी हर जगह पर हमने इस चीज का डिस्कशन किया था। ठीक है ना, तो ये चीज तो बिल्कुल दिमाग में फिट हो गई होगी कि मेटल और लिगेंड की क्या केमिस्ट्री होती है, कैसे कौन की तो भारी कक्षक भाग लेती है, किसकी खाली कक्षक भाग लेती है, कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, कौन इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। ये सारी चीज आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे, क्योंकि जब बार बार में किसी एक चीज का डिस्कशन होता है ना तो वो दिमाग में वैसे फिट हो जाता है। ठीक है ना, बार बार में आप एक चीज के बारे में डिस्कशन करते हो नहीं तो वो दिमाग में वैसे ही ऑलरेडी फिक्स हो जाती है। ठीक है ना, तभी तो मैं बोल रहा था अभी कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और इसको सबसे ज्यादा डेंजर केमिस्ट्री भी मानते हैं। ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों को समझ में आ रही है। भाई देखो कोई भी चीज आप लोगों को पता है कि जब हमारा समझ में आ जाती है तो वो सारी चीजें सिंपल हो जाती है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को हेट्रोसाइक्लिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ा है, आप लोगों के मैटर को देखना आपको बहुत ज्यादा टफ लगेगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं कि उनका मतलब क्या है। भाई आपने वो यूनिट तो नहीं पढ़ी है, ना ही आप लोगों ने हेट्रोसाइक्लिक की पढ़ी, ना ही आप लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो आप देखो उसका मैटर आपको बहुत ज्यादा टफ लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन जब उसको पढ़ा दो ना तो आप लोग को बोलोगे सर वास्तव में कितना सीधा मैटर है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी कितनी सिंपल है, सर ये हेट्रोसाइक्लिक कितनी सिंपल है, सर ये कार्बोहाइड्रेट कितनी सिंपल है। वो सिंपल इसलिए लग रही है क्योंकि आप लोगों को वो चीज समझ में आ गई। अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, वो
अभी आप लोग नहीं जानते तो देखो वो टफ लगेगी आपको, लेकिन जब मैं पढ़ा दूं ना तो वो चीज सारी चीजें आपको सिंपल लगने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो चीज हम लोगों को समझ में आ गई। ठीक है ना? तो इसलिए जहां जहां पर मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री की बात होगी वहां पर मैं मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री की बात करूंगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पर मुद्दे की बात क्या है भाई, मुझे टॉपिक किससे कनेक्शन करना है? स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी से कनेक्शन करना है। तो सुनो, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो ज्यादातर ये स्ट्रक्चर शो करते हैं वो तो या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कौन से होते हैं? 6 वाले। आप लोगों को पता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, अरे भैया जो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नहीं जानते, मैं बता देता हूं कि मेटल के साथ जितने लिगेंड जुड़े होते हैं ना वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं NiCl का होल 4 - 2, तो यहाँ पर मेटल के साथ कितने Cl जुड़े हैं? कितने Cl जुड़े हैं? 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कौन होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ठीक है ना? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं CONH3 का होल 6 और यहां पर लिख दिया मैंने प्लस के 3, तो आपको पता है यहाँ CO के साथ कितने NH3 जुड़े हुए? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कितना होगा? 6 होगा। कहने का मतलब ये हुआ सौभातन की एक बात कि मेटल के साथ जितने लिगेंड जुड़े होते हैं ना वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उसी को आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हो। कि यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4, और यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। आगे बात सुनिए, अब आप लोगों को पता है कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है या तो उनकी आकृति क्या होती है? चतुष्फलकीय या क्या होती है? वर्गाकार समतलीय। मतलब या तो स्क्वायर प्लेनर होती है फिर क्या होती है? टेट्राहेड्रल। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उनकी आकृति क्या होती है? अष्टफलकीय, मतलब ऑक्टाहेड्रल। ये सारी चीजें हम यूनिट सेकंड से जानते हैं। ठीक है ना? यूनिट सेकंड में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है या तो उनकी आकृति चतुष्फलकीय होती है या फिर वर्गाकार समतलीय होती है, मतलब या तो टेट्राहेड्रल होती है या फिर स्क्वायर प्लेनर होती है। और जिनकी आकृति अष्टफलकीय होती है, सॉरी जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उनकी आकृति क्या होती है? अष्टफलकीय, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। चलो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि जब मेटल लिगेंड के साथ देख ध्यान से समझना, मैं बहुत अच्छी बात बोलूंगा। जब मेटल के साथ लिगेंड ने कोऑर्डिनेशन बंद नहीं बनाया है तो आप लोगों को पता है मेटल यहां पर किसकी है? डी की है। मेटल यहां पर किसकी है? डी की। तो जो 5 ऑर्बिटल होती है ना डी की, मैं इसको मिटा देता हूं, इधर यहाँ पे लिख देता हूं। तो 5 ऑर्बिटल जो डी की होती है उनकी एनर्जी क्या होती है? सेम एनर्जी होती है। आप लोग जानते हो अच्छी तरीका से कि डी की कितनी ऑर्बिटल होती है? 5 ऑर्बिटल होती हैं। ये रही आप लोगों की 5 ऑर्बिटल। पांचों के नाम आप अच्छी तरीका से जानते हो। इसको क्या बोलते हैं? DXY, इसको DYZ, इसको क्या बोलते हैं? DXZ, इसको DX²/y², इस वाली को क्या बोलते हैं? DZ²। जिनमें आप लोग जानते हो शुरू की 3 को हम कौन सी बोलते हैं? T2G ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल, और लास्ट की 2 को हम क्या बोलते हैं? EG ऑर्बिटल। लास्ट की 2 को हम क्या बोलते हैं? EG ऑर्बिटल। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि जब लिगेंड ने मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं किया है, संकुल का निर्माण नहीं किया है, तो पांचों की एनर्जी क्या होती है? समान। ये पांचों जो डी ऑर्बिटल होती है, 3 T2G की और 2 EG की, इनकी एनर्जी क्या होती है? समान, मतलब इनकी ऊर्जा क्या होती है? समान। लेकिन जैसे ही लिगेंड टक्कर मारता है मेटल की 5 डी ऑर्बिटल को, जैसे ही लिगेंड, भाई लिगेंड फिर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आएगा, तो जैसे ही लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाएगा मेटल के साथ, तो ये जो मेटल की 5 डी ऑर्बिटल है ना, इनका विभाजन हो जाता है, इनकी स्प्लाइटिंग हो जाती है। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि अगर इनका विभाजन हो गया, इनकी स्प्लाइटिंग हो गई, तो आप लोगों को पता है T2G सेट आपका अलग हो जाता है और EG सेट आपका अलग हो जाता है। ठीक है ना? अब बात आती है यहाँ पर 3 केस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कितने की बात कर रहा हूं मैं? 3 की कर रहा हूं। एक तो मैं किसकी कर रहा हूं? चतुष्फलकीय की। एक कर रहा हूं वर्गाकार समतलीय की, और एक बात मैं किसकी कर रहा हूं? अष्टफलकीय की, मतलब ऑक्टाहेड्रल की। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि अगर मेटल के साथ 6 लिगेंड टक्कर मार रहे हैं तो उनकी आकृति आप लोगों को पता क्या होगी? अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल होगी। एक बार फिर सुनिए ना, मेटल की 5 डी ऑर्बिटल को जब आपके 6 लिगेंड टक्कर मारते हैं तो आप लोग जानते हो उनकी आकृति क्या होती है? अष्टफलकीय होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। क्योंकि हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उनकी आकृति क्या होती है? अष्टफलकीय होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। जब मेटल की 5 डी ऑर्बिटल को 6 लिगेंड टक्कर मारते हैं तो आप लोगों को पता है T2G सेट डी ऑर्बिटल की स्प्लाइटिंग हो जाएगी। स्प्लाइटिंग मतलब विभाजन हो जाएगा। विभाजन होने के बाद आप लोग क्या देखते हो कि जो आपकी T2G ऑर्बिटल है ना वो तो नीचे की ओर रह जाएगी, और जो आपकी EG ऑर्बिटल है ना वो कहां पर चली जाएगी? आप लोगों की ऊपर। इधर देखो, जैसे 5 डी ऑर्बिटलों का विभाजन होगा तो आपको पता है इस तरीका से विभाजन होगा अष्टफलकीय संकुल में कि जो आपकी T2G ऑर्बिटल है ना, T2G
T2G ऑर्बिटल तो नीचे चली जाती है और Eg ऑर्बिटल कहां पर चली जाती है, ऊपर। तो ये तो कौन सी हो गई T2G ऑर्बिटल आप लोगों को, ये कौन सी ऑर्बिटल हो गई आप लोगों की Eg। ये नीचे वाली कौन सी हो गई T2G ऑर्बिटल और ऊपर वाली कौन सी हो गई Eg ऑर्बिटल। और आप लोग अच्छी तरीके जानते हो कि जब टक्कर मारता है, कोलिजन करता है लिगेंड मेटल के साथ, तो जो विभाजन होता है उनके बीच में जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, CFS, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये सारी चीजों का डिस्कशन मैंने किसमें कर लिया था, यूनिट नंबर सेकंड में। एक एक चीज, एक एक पॉइंट का डिस्कशन मैंने यूनिट नंबर सेकंड में कर लिया। वो तो अभी इसका टॉपिक चल रहा है, इसलिए मुझे दोबारा से सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ रही है। एक बार फिर बता देता हूं, जितनी भी मैं सारी चीजें बोल रहा हूं आप लोग यूनिट सेकंड को देखना, यूनिट सेकंड के लेक्चर को देखना। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड का मैंने डिस्कशन यूनिट सेकंड में कर रखा है, ठीक है ना, एक एक चीज का डिस्कशन कर रखा है। यहां पर मुझे दोबारा डिस्कशन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर मुझे जरूरत पड़ रही है इसकी, क्योंकि स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी तभी एक्सप्लेन होगी जब वो पुरानी चीज हमें एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। 6 लिगेंडों ने टक्कर मारी, जिनमें आप लोगों के 3 तो कौन हो गए T2G और 2 ऑर्बिटल कौन सी हो गई आपकी Eg। और इनके बीच में T2 और Eg के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, CFSE। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोगों के लिए मैंने क्या बात बताई थी कि अगर मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड टक्कर मार रहा है, अगर मेटल के साथ प्रबल लिगेंड टक्कर मार रहा है तो ये T2G और Eg का गैप क्या होगा, ज्यादा। और अगर मेटल के साथ दुर्बल लिगेंड टक्कर मार रहा है तो ये T2G और Eg का गैप क्या होगा, कम। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि प्रबल लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड टक्कर जोर की मारेगा, अगर टक्कर जोर की मारेगा तो गैप क्या हो जाएगा, ज्यादा। और अगर वीक लिगेंड टक्कर मारने को जा रहे तो नाम से ही पता लग रहा है कि भाई वीक लिगेंड, इसका मतलब वो मेटल की 5 ऑर्बिटल को थोड़ा स्लो टक्कर मारता है। अगर स्लो टक्कर मारेगा तो T2G और Eg का गैप है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है वो कौन है आपका दुर्बल लिगेंड, मतलब कौन है आपका वीक लिगेंड। चलो ये बात आपका अच्छी तरीके से समझ में आ गई। आगे ने भाई ये बात समझे कि अगर प्रबल लिगेंड हुआ तो T2G और Eg का गैप ज्यादा होगा, और अगर आपका दुर्बल लिगेंड हुआ तो T2G और Eg का गैप क्या होगा, कम। बस इसी चीज को बताने के लिए एक सीरीज दी गई थी जो आपकी किस सीरीज के नाम से जानी जाती है, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी से, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। क्या कौन कौन से तो ऐसे लिगेंड होंगे प्रबल जो T2G और Eg का गैप ज्यादा करेंगे, और कौन कौन से ऐसे दुर्बल लिगेंड होंगे जो T2G और Eg का गैप क्या करेंगे, कम। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अभी मैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोगों के लिए बता रहा हूं, ठीक है। उसका बढ़ता हुआ ऑर्डर लिख रहा हूं, कौन सा, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं, बढ़ता हुआ क्रम लिख रहा हूं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं। आप लोग यहां पर आराम से देख लेना, मैं अभी उसको शो कर देता हूं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी को फिर कम शब्दों में बोल देता हूं, कुछ मतलब नहीं है, एक सीरीज बताएगी जो किसके बारे में बताएगी, लिगेंडों के बारे में, कि कौन कौन से तो लिगेंड प्रबल होते हैं और कौन कौन से लिगेंड दुर्बल होते हैं। पूरी स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी का मतलब यही है, कौन से लिगेंड तो आपके प्रबल होते हैं, कौन से लिगेंड आपके दुर्बल होते हैं। प्रबल लिगेंड T2G Eg का गैप ज्यादा कर देंगे और दुर्बल लिगेंड T2G Eg का गैप कम कर देंगे। बस ये चीज है, इस पूरे टॉपिक का मतलब यही निकलता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर सीरीज शो कर देता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। सीरीज शो करके फिर एक बार फिर डिस्कशन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। चलो कर लो, सीरीज बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। याद कर लेना भाई सीरीज को आप लोग, क्योंकि एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, टिप्पणी करवा रखी है, नोट से लिखवा रखे हैं। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी पहले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना, आ चुका है। तो आप लोग आराम से देख लेना, एक सीरीज है, आप लोग थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिख देना और सीरीज को बना देना अगर एग्जाम में आए तो, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के सामने पूरे लिगेंडों को लिख देता हूं, आप लोग देख लो सारे लिगेंडों को, ठीक है ना। देखो मैं कौन सा ऑर्डर बना रहा हूं इनका, बढ़ता हुआ क्रम, मतलब इंक्रीज अकॉर्डिंग। तो यहां पर लिख दिया मैंने I-, ठीक है। यहां पर लिख दिया मैंने Br-, यहां पर लिख दिया मैंने S-2, यहां पर लिख दिया SCl-, ठीक है ना। यहां पर लिख दिया मैंने आपका Cl-, यहां पर लिख दिया मैंने N3-, यहां पर लिख दिया मैंने C2H5 2O, फिर मैंने लिख दिया F- को, फिर मैंने लिख दिया यूरिया को, ठीक है ना। उसके बाद मैंने किसको लिख लिया, OH- को, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया ETOH को, उसके बाद मैंने लिख दिया OX-2 को, उसके बाद लिखा O-2 को, उसके बाद वाटर H2O, उसके बाद NCS-, फिर कौन है EDTA, उसके बाद कौन है आपका पिरिडीन, इसका बराबर किसके होता है, NH3 के, ठीक है। उसके बाद लिख दिया आपका EN, एथिलीन डाइएमिन बोलते हो जिसको, उसके बाद लिख दिया PY जिसको बाइपिरिडीन बोलते हो आप लोग, और ये लिख दिया ऑर्थोफिनेंथ्रिन PHEN ऑर्थोफिनेंथ्रिन। उसके बाद लिख दिया आपका NO2-, उसके बाद में लिख दिया CH3-,
उसके बाद में लिख दिया C6H5 माइनस, उसके बाद में लिख दिया Cl माइनस, फिर लिख दिया CO, और लास्ट में मैंने किसको लिख दिया NO प्लस को। ठीक है ना, ये आप लोगों का ऑर्डर हो गया। ठीक है ना, जितने भी लिगेंड है वो सबका मैंने ऑर्डर लिख दिया। ठीक है ना, अब इधर देख लो आप लोग, देखो सुनो मेरी बात, ये आपकी स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इसमें मैंने पूरे लिगेंडों को लिख दिया जो ज्यादातर मेन लिगेंड है। वैसे तो आप लोगों को पता बहुत सारे लिगेंड होते हैं, लो आप लोगों को पता इतने सारे लिगेंडों को बोर्ड पर या कॉपी में लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेन लिगेंड है उन सबको लिख दिया उसने। ठीक है ना, आगे नहीं बात समझ में, ये जितने भी आप लोगों के मेन लिगेंड है उन सबको लिख दिया कि कौन कौन से तो प्रबल लिगेंड होते हैं, कौन कौन से दुर्बल लिगेंड होते हैं। अब आप लोगों को पता है ये ऑर्डर हमारा कौन सा बढ़ता हुआ क्रम है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा क्रम है? बढ़ता हुआ क्रम, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आप सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या इस सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा प्रबल लिगेंड, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो कौन होता है? आपका NO+। सबसे ज्यादा प्रबल लिगेंड कौन सा होता है? NO+ होता है। ठीक है ना, उसके बाद आप लोगों को पता है इस सीरीज में सबसे ज्यादा प्रबल लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होता है? NO+। फिर उससे कम कौन होता है? CO, फिर Cl-, फिर C6H5- जिसको आप फेनिल बोलते हो, उसके बाद CH3- मेथिल बोलते हो, NO2- ऑर्थोफिनेंथ्रीन, ये बाइपिरिडीन हो गया, EN एथिलीन डाइएमीन बोलते हो, उसको पीवाई को हम क्या बोलते हैं? पिरिडीन बोलते हैं। इसका बराबर होता है नेचर किसके? NH3 के बराबर, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड पीवाई होता है उतना ही कौन होता है? NH3। पीवाई का मतलब आ गया ना, पिरिडीन बोलते हैं, शॉर्टकट में लिख देते हैं पीवाई। ठीक है ना, उसके बाद EDTA एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट आयन, खूब पढ़ा भी ऐसी सेकंड ईयर में। ठीक है, NCS- वाटर, H2O-2, OX-2, OX को आप बोलते हो ग्लाइसिनेट आयन, NH2CH2C ग्लाइसिनेट आयन, सॉरी OX- को ग्लाइसिनेट नहीं बोलते, ऑक्सोलेट आयन बोलते हैं। एक बार फिर सुन लेना, OX- को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सोलेट आयन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? ऑक्सोलेट आयन। कितना चार्ज होता है? -2। ये स्ट्रक्चर होती है OX- की। आप लोग जानते हो X-2 पे CO-, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सोलेट आयन। क्या बोलते हैं? ऑक्सोलेट आयन। कार्बन कितने होते हैं? 2, ऑक्सीजन कितने होते हैं? 4, और चार्ज कितने होते हैं? -2। तो -2 लिख दिया, बस शॉर्टकट में आप लोग इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सोलेट। OX बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, नाम क्या होता है? ऑक्सोलेट आयन। ठीक है, चार्ज कितना होता है? -2। ये रही उसकी स्ट्रक्चर। उसके बाद आपको पता है ETOH। अब बहुत से स्टूडेंट ET का मतलब नहीं जानते कि सर ME और ET, कभी कभी देखो आप लोगों को यहाँ पर ME और ET कहीं लिखा मिल जाए, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं आपको। कहीं पर अगर आपको ET और ME लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज मत हो ना। ET का मतलब होता है एथिल, वो शॉर्टकट में लिख देते हैं। ET का मतलब क्या होता है? एथिल। ठीक है ना, ET का मतलब क्या होता है? एथिल। वो इतना बड़ा एथिल नहीं लिखते, इसलिए लोग शॉर्टकट में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ET लिख देते हैं। ET का मतलब क्या होता है? एथिल। और ME का मतलब होता है मैथिल। ME का मतलब क्या होता है? मैथिल। ME का मतलब क्या होता है? मैथिल। तो इतना बड़ा मैथिल लिखने के बजाय शॉर्टकट में लिख देते हैं ME। ठीक है ना, तो कहीं पर अगर ET लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज मत हो ना। ET का मतलब होता है एथिल और ME का मतलब होता है मैथिल। तो देखो यहां पर ये ET है, ये किसको शो कर रहा है? एथिल को। उसका मतलब इसको ऐसे बोल सकता हूं C2H5OH, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, क्योंकि आपको पता है ये ET कौन से ग्रुप को शो कर रहा है? एथिल ग्रुप को शो कर रहा है। एथिल ग्रुप को, इसलिए शॉर्टकट में क्या लिख दिया? ET। ये कौन होता है? आपका OH-, ये आपका कौन होता है? यूरिया। ये F-, ये आप लोगों को पता है ईथर हो गया आपका ROR, ऑक्सीजन के बीच में 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो किसका फॉर्मूला होता है? ईथर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये N3- हो गया, ये Cl- हो गया, ये आपका Cl- हो गया, ये S-2 हो गया, ये आप लोगों का Br- हो गया, और ये आप लोगों का I- हो गया। मतलब इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा दुर्बल लिगेंड कौन होता है? आपका दुर्बल लिगेंड कौन होता है? वीक लिगेंड कौन होता है? I-। और सबसे ज्यादा जो प्रबल लिगेंड होता है वो कौन होता है? आपका NO+। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर सुन लो भैया, इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो कौन होता है? आपका NO+। और सबसे ज्यादा जो वीक लिगेंड होता है वो कौन होता है? आप लोगों का I-। बात समझ में आ गई भैया? किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना? ये प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंडों का आप लोगों को कौन सा है? बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है ना, बात आप लोग इन चीजों को तो बहुत अच्छी तरीके से, अरे यार 8वीं 7वीं क्लासों में बता देते हैं बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होता है, घटता हुआ क्रम कौन सा होता है, मतलब कौन सा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, कौन सा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। सारी चीजों को बहुत बढ़िया तरीका से जानते हो। आगे नहीं मेरी बात समझ में? अब इसमें कोई तकलीफ नहीं है भैया, आप लोगों को टेबल तो पता लगानी पड़ेगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी पे शॉर्ट नोट्स लिखिए और 2.5 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो बेटा एक बात तो अपने दिमाग में फिक्स कर लेना कि लैंग्वेज के वो आपको 1 ही नंबर देगा, बाकी के अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होता है 2 नंबर इस सीरीज का देगा। क्यों? क्योंकि उसकी हेडिंग का नाम ही कौन है? स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका मतलब आपको सीरीज बनानी पड़ेगी।
आगे बात सही है, वहां पर आपको सीरीज बनानी पड़ेगी और बिल्कुल भैया ये तो आप लोगों को याद ही करनी है। आगे बात सही है, क्योंकि अगर आप लोगों को ये याद नहीं हो रही है, सीरीज नहीं लिखी, तो आपको पता 3 नंबर का क्वेश्चन आपको 1 नंबर ही देगा, वो भी किसके लैंग्वेज के, क्योंकि सामने वाला चाहता है आप उसको सीरीज बनाओ, ठीक है ना। वो सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कैसे भी करके करो आप लोग इसको जो याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये ऑर्डर आपको पता लगाना पड़ेगा कौन से तो आपके दुर्बल लिगेंड और कौन से आपके प्रबल लिगेंड है। इधर के जो साइड है ये नीचे की तरफ, ये तो आपके सारे कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और यहाँ से जो पूरा एरिया किसको होता है, वीक लिगेंड का। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सबसे ज्यादा प्रबल लिगेंड NO+ होता है, फिर इस ऑर्डर में इस तरीका से घटते जाएंगे घटते जाएंगे घटते जाएंगे, सबसे कम किसको होंगे, I- के, या फिर I- ऐसे बोल दो कि इसके सबसे कम है, फिर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, सबसे ज्यादा फिर किसके हो जाएंगे, NO+ के। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये आपकी स्पेक्ट्रो रासायनिक सीरीज का ऑर्डर है, मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया कौन से आपके प्रबल लिगेंड होते हैं, कौन से दुर्बल लिगेंड होते हैं, प्रबल लिगेंडों का क्या काम होता है और दुर्बल लिगेंडों का क्या काम होता है, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो सारी चीजों को, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आज का लेक्चर तो मैं यहीं पर रखूंगा, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, आज के लेक्चर में यहीं तक रखूंगा, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी तक। आगे नहीं बात सुनिए, क्योंकि अगर मैं अगले टॉपिक को अभी बीच में इंटर करवा दूं तो अगला टॉपिक नहीं हो पाएगा, फिर जो अगला 5वें नंबर का लेक्चर आएगा फिर वहीं से 0 लेवल से पढ़ा उसको, ठीक है ना। इसलिए प्रत्येक आप लोगों के लिए मैं बता दी ना कि प्रत्येक लेक्चर का एक मतलब होना चाहिए। सर का पहला लेक्चर क्या था कि सर ने इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को एक्सप्लेन किया था, सर का दूसरा लेक्चर क्या था कि सर ने ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल को समझाया था, सर का तीसरा लेक्चर कौन सा था, तो आप आ जाइए यार सर का तीसरा लेक्चर स्पिन सिलेक्शन रूल का था, फिर आपको तो सर का चौथा लेक्चर कौन सा था, तुरंत ही दिमाग में क्लिक हो जाती है कि सर ने यार चौथी लेक्चर में तो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की थी, ठीक है ना। इसलिए मेरे प्रत्येक लेक्चर को उसके नाम से ध्यान में रखो, जैसे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए ना क्या स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, तो वहां पर आपको लेक्चर से पता लगा लेना कि यार सर का जो लेक्चर नंबर 4 था वो 4th कौन सा, तुरंत दिमाग में क्लिक हो, यार सर का लेक्चर नंबर जो 3 का जो 4th लेक्चर था वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का था, स्पेक्ट्रो रासायनिक सीरीज का था, ठीक है ना। तो आप लेक्चर से पता लगा लेना कि सर का लेक्चर कौन सा था, ठीक है, उससे याद करने में थोड़ी ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है ना। मैं फिर बता देता हूँ, ऑनलाइन क्लासों का बस यही फायदा होता है, बहुत तगड़ा फायदा होता है। ऑफलाइन के अंदर तो हम लोग क्या देखते थे, ऑफलाइन क्लासों में तो हम लोग क्या देखते थे, ऑफलाइन क्लासों में कि बाई चांस किसी दिन आप कोचिंग नहीं आए, किसी दिन कोचिंग नहीं आए तो वो क्लास गई आपके काम से, जिस दिन आप कोचिंग नहीं आए उस दिन की क्लास गई, फिर तो इधर उधर से वो पूरी साल तकलीफ देती। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप लोगों को पता है ये लेक्चर है ना मेरे, देखो पूरी साल पढ़े रहेंगे, मैं लेक्चर को किसी को भी नहीं हटा रहा, ये अपने दिमाग में फिक्स कर लेना जितने भी स्टूडेंट इस वक्त मुझे देख रहे हैं। ये जो लेक्चर है ना, जैसे कि कुछ ऐसे हैं जैसे डिलीट कर, मैं कभी लेक्चर को अपने को डिलीट नहीं करूंगा आपके लिए। भाई हमारा काम क्या है, आप लोगों को सुविधा प्रदान करना, ऐसा नहीं कि लेक्चर लिए और उनको फिर डिलीट, मैं काम नहीं करूंगा, लेक्चर किसी को भी डिलीट नहीं कर रहा, सारे लेक्चर आपके पढ़े रहेंगे। आप लोग एक बार नहीं 1000 बार देखो सारे लेक्चर को, ठीक है ना। आपका मन के जब देखो, एग्जाम से पहले 10 बार रिवीजन करो, 100 बार करो, 1 बार करो, 2 बार, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है ना। वैसे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक बार लेक्चर लेते क्लियर हो गए, लेकिन फिर भी देखने की जरूरत पड़ जाए तो देख लो, लेक्चर तो आपके हमेशा पढ़े रहेंगे, आराम से आप लेक्चर को देखते रहना, मैं किसी भी लेक्चर को यहाँ से डिलीट नहीं कर रहा, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल बिंदास हो गया, आप तो अपनी पढ़ाई कीजिए, सारे लेक्चर यहीं पर रहेंगे पूरी साल जब तक आप लोगों की एग्जाम नहीं लग जाती, ठीक है ना। बिंदास तरीका से एग्जाम दो और आराम से लेक्चर आपके यहीं पर पढ़े रहेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आप बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ाई करो, ठीक है। बाकी का ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, आप लोग कर लेना, ठीक है ना। आज के लेक्चर को मैं फिर बता रहा हूं, यही रखना है, स्पेक्ट्रो रासायनिक सीरीज जो अपना लेक्चर नंबर 4 था ना, उसका यही डिस्कशन करना था मुझे, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना। अब मैं इसमें दूसरा टॉपिक इंटर करवा दूं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी निम्नतम अवस्था, स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट, अगर मैं इसी में समझाना चालू कर दूं तो फिर वो लेक्चर मेरा अधूरा रह जाएगा, अधूरा लेक्चर रह जाएगा, फिर 5वें नंबर के लेक्चर, फिर उसकी 0 लेवल से बात करो। इसलिए स्पेक्ट्रो जो आपकी निम्नतम अवस्था स्पेक्ट्रो ग्राउंड स्टेट है, उसका मैं लेक्चर नंबर 5 के अंदर डिस्कशन करूंगा, बिल्कुल 0 लेवल से। मतलब हर लेक्चर का एक मतलब पता होना चाहिए, हर लेक्चर का एक ही एरिया होना चाहिए कि सर का लेक्चर नंबर 4 कौन था, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो लेक्चर नंबर 5 होगा उसमें मैं बात करूंगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक निम्नतम अवस्था, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 5 में हम उसका डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर तो मैं यहीं तक रखता हूं, ठीक है ना। आगे का समझ में आप लोग कर लेना, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, थोड़ी बहुत वो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज लिख देना और ये सीरीज याद कर लेना, ठीक है। बाकी का मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है। और ये आप लोगों को प्रत्येक लेक्चर में बोल रहा हूं, जितना मेरा लेक्चर पहुंचना उतने ही नोट्स बनाना। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट सुन लो, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले, कि जितना मेरा लेक्चर पहुंचे ना उतने ही नोट्स बनाओ आप लोग, जिससे कि आपको पता हो कि हम लिख क्या रहे हैं। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं बार बार, में
कोई चीज मुझे अगर इंटर करवानी पड़ गई, बाहर से मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज मैं इंटर करवानी पड़ गई, तो आप लोग पहले से नोट्स तो को छाप के बैठे हो, तो फिर इंटर कैसे करोगे? फिर वही नोट्स आपको दोबारा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं जो चीज बोलूंगा वो इंटर तो करनी पड़ेगी आप लोगों को। भाई मैं जो चीज बोलूंगा वो इंटर तो करनी पड़ेगी, तो उनको फिर कैसे करोगे? एक बार कॉपी में चीजें लिख दी, फिर कैसे इंटर करोगे? इसलिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, ठीक है ना, जो क्लास ले लूं उतनी ही मैटर उतार करो। जैसे आज की क्लास यहां तक है तो यहीं तक उतारो आप। जैसे कि नोट्स उतारोगे ना, तो उतारने में अच्छा भी उतारोगे और समझ समझ को उतारोगे कि हमने क्या पढ़ा है, अब हमको क्या लिखना चाहिए। ठीक है, ये बात विशेषकर ध्यान में रखना है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट। ठीक है, बाकी पढ़ाई तो मुझे पता है आप लोग अच्छी कर रहे हो, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो मुझे आप लोगों से बस यही चाहिए, आप लोग बस अपनी पढ़ाई करते हो बिल्कुल बिंदास होकर, ठीक है ना। लास्ट में सब कुछ अच्छा होगा, रिजल्ट अपना बेस्ट आएगा, ये तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, ये बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग जानते हो अपना रिजल्ट तो वो नंबर 1 पर रहना है, नंबर टॉप पर रहना है, ठीक है ना। पढ़ाई करते रहो आप लोग, मिलते हैं 5वें नंबर के लेक्चर में, अपना ख्याल रखो।